दोस्तों चाइना से ऐसी दो गेम चेंजिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी की न्यूज आ रही है जिसको देखकर ये कहा जा सकता है कि चाइना मिलिट्री के अंदर सुपर पावर बन चुका है और आने वाले समय के अंदर दोस्तों अमेरिका जैसी कंट्री भी चाइना से डरने लगेगी। वो कौन सी दो डिफेंस टेक्नोलॉजी है दोस्तों, इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो भारत की डिफेंस की पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, क्या वो भारत की आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो कमियां हैं, क्या उसके लिए वो जिम्मेदार है या उसका कोई और रीजन है? इन सारे मुद्दों के ऊपर दोस्तों इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज़ चाइना से आ रही है वो ये है कि चाइना ने एक ऐसा पहला 5G मिलिट्री बेस स्टेशन बनाया है जिसके तहत 10,000 यूजर्स 5G नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐसी आर्मी जो कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चाहे वो कैसा भी टेरेन हो उसको 5G की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और इसके अंदर जो चाइना है उसने अलग अलग टाइप के, चाहे वो ड्रोन्स हो चाहे वो कोई टैंक हो, इन सब के ऊपर जो है 5G के सिस्टम्स लगाए गए हैं। एक ऐसा स्टेशन तैयार किया जा रहा है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिससे कि जो रोबोट्स हैं या जो आर्मी के यूजर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। यह बहुत ही सिक्योर और बहुत ही हाई स्पीड नेटवर्क सिस्टम्स होगा। और साथ में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि चाइना के एक मैन्युफैक्चरर ने हाल ही के अंदर ये कंफर्म किया है कि चाइनीज मिलिट्री ने 10 लाख ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है। और इससे पता लगता है कि चाइना को ये 5G नेटवर्क की क्यों ज़रूरत है। और अब बात करते हैं दोस्तों चाइना से आने वाली दूसरी डिफेंस टेक्नोलॉजी की न्यूज़ के ऊपर, और वो न्यूज़ है दोस्तों चाइना बैटलफील्ड के अंदर मेंटेनेंस और पार्ट्स के लिए दोस्तों 3D प्रिंटिंग का यूज कर रहा है। हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन का वॉर लगातार 2 सालों से चलता जा रहा है और काफ़ी बार वॉर के दौरान दोस्तों जो आपके वेपन सिस्टम्स होते हैं उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। और साथ-साथ में उनको कभी वो पार्ट्स जो कभी खराब हो जाते हैं या टूट जाते हैं, उनको रिप्लेस करने की भी ज़रूरत पड़ती है। और चाइना ने इसके लिए दोस्तों ड्रोन्स का यूज़ कर रहा है, जहाँ पर वो क्रिटिकल पार्ट्स को या तो ड्रोन्स के थ्रू पहुँचा दिया जाए या फिर जो है 3D प्रिंटिंग के थ्रू दोस्तों बैटलफील्ड के अंदर ही उस पार्ट्स को बनाकर जो है यूज़ कर लिया जाए। इससे पता चलता है दोस्तों कि चाइना की जो मिलिट्री के अंदर सोच है वो बहुत ही आगे की है और वो अपनी जो आर्म्ड फोर्सेज है उसको वर्ल्ड की सबसे बढ़िया आर्म्ड फोर्सेस बनाने में लगा हुआ है। और अब दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमारे तीसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि क्या भारत के जो आर्म्ड फोर्सेज में जो कमियां हैं, क्या वो भारत की जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है क्या वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या? दोस्तों इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले अगेन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब भी भारत के अंदर किसी भी आर्म्ड फोर्सेज के अंदर अगर किसी वेपन सिस्टम्स की कमी की बात होती है तो बहुत ही जो है इजीली हम HAL, DRDO या फिर जो और दूसरी जो डिफेंस की कंपनीज है उनके ऊपर जो है क्वेश्चन रीच कर देते हैं। लेकिन क्या दोस्तों ये दोनों ही कंपनियां या ऐसी जो डिफेंस की जो दूसरी कंपनीज है, क्या वो ही रिस्पॉन्सिबल है या इसके पीछे और कुछ रीजन भी हो सकते हैं? हम आपसे इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको बेसिकली अपने आप को उसका आंसर देना है और उससे फिर आप समझ जाइए कि इसका क्या रीजन हो सकता है। दोस्तों भारत के अंदर जब भी किसी डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात आती है और खास करके R&D की बात आती है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है दोस्तों DRDO का। और दूसरा नाम आता है दोस्तों जो भारत के और दूसरी कंपनीज है जैसे कि HAL जो कि फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स बनाती है। और फिर दूसरी जो हमारे शिप बिल्डिंग कंपनीज पब्लिक सेक्टर की जो हमारे डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमेरीज, इन सबको बनाती है। और यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि डिफेंस के अंदर जब भी कोई टेक्नोलॉजी किसी भी कंट्री के पास में नहीं होती है तो उसके ऊपर उसको रिसर्च करना पड़ता है और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
और सच में दोस्तों इसकी कोई टाइमलाइन नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों कोई भी आप एक वेपन सिस्टम्स बनाते हैं तो उसके लिए आपको पूरा पहले एक इकोसिस्टम्स बनाना पड़ता है, उसकी डिजाइन करनी पड़ती है, उसके पार्ट्स डेवलप करने पड़ते हैं, उन पार्ट्स को बनाने के लिए जो मशीन है उनको बनाना पड़ता है, उन मशीनों को बनाने के लिए भी मशीन की जरूरत पड़ती है, उन मशीनों को बनाने के लिए भी उन मशीनों की जरूरत पड़ती है। और किसी भी आर&डी की दोस्तों कोई भी जो है एक टाइमलाइन लेकर चला जा सकता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन दोस्तों क्योंकि वो टेक्नोलॉजी जब अवेलेबल नहीं है तो किसी को भी नहीं पता कि उसमें कितना टाइम लगने वाला है। और इसलिए डीआरडीओ और एचएएल को या फिर जो दूसरी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है उनके ऊपर हर बात जो है क्वेश्चन करना जो है समझदारी नहीं है। हम अगर अपने प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो आप बताइए हमारे प्राइवेट सेक्टर ने आज तक किस टेक्नोलॉजी का डेवलप किया है। हमारा देश का प्राइवेट सेक्टर दोस्तों एक ऐसा प्राइवेट सेक्टर है जिसको आप पहले टेक्नोलॉजी खुद डेवलप कीजिए, डीआरडीओ या एचएएल या कोई दूसरी कंपनीज के द्वारा जो कि पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है, फिर उन्हें वो टेक्नोलॉजी दे दीजिए, फिर आप उनको पैसा भी दे दीजिए और फिर जो है आप उनको ऑर्डर भी दे दीजिए और फिर जो है वो आपको बनाकर वो प्रोडक्ट दे देंगे। और वो जो प्रोडक्ट जो आएगा बनकर दोस्तों उसको भी जो है आपको कोई सस्ते में नहीं मिलने वाला है, वो भी जो है आपको टेक्निकली एक्सपेंसिव ही मिलने वाला है। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि क्या हमारी जो डिफेंस सेक्टर की जो कंपनीज है क्या वो टेक्नोलॉजी के अंदर पिछड़ चुकी है? दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए हम जब किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है। जब हम उस प्रोडक्ट को बनाते हैं तो जो वर्ल्ड की जो दूसरे सुपर पावर है वो हमसे क्योंकि आगे चल रहे हैं वो हमसे और एक कदम आगे बढ़ जाते हैं और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो पीछे हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हमने अस्त्रा मिसाइल बनाई, हमने 40 किलोमीटर रेंज की मिसाइल बनाई क्योंकि वर्ल्ड के पास में 40 किलोमीटर रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें होती थी। जब हम 40 किलोमीटर रेंज की मिसाइल बनाते हैं तब तक वर्ल्ड जो है वो 60 किलोमीटर पे चला जाता है। जब तक हम 60 किलोमीटर पे पहुंचते हैं तो वर्ल्ड जो है 100 किलोमीटर पे पहुंच जाता है और यही जो है दोस्तों भारत के साथ में फिलहाल हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, क्या भारत की जो अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर जो है 2005 में बनाना स्टार्ट नहीं कर दिया था और उसको 2013 में लॉन्च नहीं कर दिया था? तो अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि पिछले 11 सालों के अंदर फिर हमने नए एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑर्डर क्यों नहीं दिया? इसी तरीके से दोस्तों 2012 के अंदर जो हमारी न्यूक्लियर बैलिस्टिक अरिहंत क्लास की जो सबमरीन है उसको हमने लॉन्च कर दिया था। 2014 के अंदर वो टेक्निकली कमीशन भी हो गई थी। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि उसके बावजूद हमने पूरे 10 साल क्यों लगाए न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के आर&डी और डेवलपमेंट के लिए। 2024 में जाकर दोस्तों इसको सरकार से अप्रूवल मिली है। इसी तरीके से दोस्तों हम रशियन लाइसेंस के तहत रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट तक हम Su-30M के भारत के अंदर ही बना रहे थे और 2019 के अंदर दोस्तों हमने जब 272 का ऑर्डर फिनिश हो गया था तो हमने उस प्रोडक्शन लाइन को बंद होने दी। हमने उस टाइम पर एडिशनल Su-30M के ऑर्डर नहीं दिए और वो भी हमें जब पता था कि 2016 के अंदर जब हमने राफाल के ऑर्डर प्लेस करे थे तो केवल 36 राफाल के लिए दोस्तों हमने 8.5 बिलियन डॉलर जो है खर्च कर दिए और एक राफाल की कॉस्ट दोस्तों 200 बिलियन से भी ज्यादा है और वहीं जो Su-30M का ये दोस्तों हमारे पास 70 मिलियन पर पीस पड़ रहा था। तो आप बताइए दोस्तों ये किसका एक कमी मानोगे कि सरकार ने उस प्रोडक्शन लाइन को क्यों फिर बंद होने दिया? हम 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात करते हैं और फिर भी जो दोस्तों उस टाइम पर हम लगभग 100 से ज़्यादा मिग-21 को फ्लाई कर रहे थे। क्या हम उन मिग-21 को क्या Su-30M के और 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर करके उनको रिप्लेस नहीं कर सकते थे? आए दिन जो है दोस्तों हमारे मिग-21 जो है गिरते रहते हैं। क्या हमने दोस्तों डीआरडीओ ने क्या खुद का जो अवाक्स सिस्टम्स है नेत्रा क्या उसको नहीं बना लिया था? हम न तो कि फॉरेन कंट्री से नए अवाक्स सिस्टम्स को परचेज कर पाए और न ही जो है डीआरडीओ को जो है एडिशनल जो अवाक्स सिस्टम्स है उसका ऑर्डर देने में काफ़ी सारा टाइम लगा दिया। आज हमारा तेजस Mk-1A दोस्तों इंजन की वजह से डिले हो चुका है क्योंकि अमेरिका की जीई कंपनी दोस्तों इंजन देने में डिले कर रही है। क्या हमने जब 99 के अंदर जब न्यूक्लियर टेस्ट किए थे
तो क्या उस टाइम पर हम अमेरिका के साथ में एलसीए का जो फाइटर जेट है वो को डेवलप नहीं कर रहे थे? तो जब आपको पता है कि उस टाइम पर भी अमेरिका ने हमें जो है उस प्रोजेक्ट के अंदर सैंक्शंस लगा दिए थे, हमें भगा दिया था, तो फिर हम क्यों जो है अमेरिका के ऊपर फिर से डिपेंडेंट हो गए? इसको आप इन डिफेंस सेक्टर की जो पीएसयू जो उनकी गलतियाँ मानोगे या सरकार की गलती मानोगे? भारत की सबसे बड़ी समस्या दोस्तों टाइम से रीऑर्डर नहीं करना है। देखिए हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया और 10 साल हो चुके हैं, 10 साल के अंदर दोस्तों वो रिसोर्सेज़ या तो रिटायर हो चुके होंगे या फिर जो है उन कुछ जो है जॉब छोड़कर जा चुके होंगे, कुछ को निकाल दिया गया होगा और एक तरीके से जो ब्रेन जो है जिस हमने जो डेवलप किया था वो एक तरीके से ब्रेन ब्रेन ड्रेनेज हो जाता है और भारत को अगर आगे बढ़ना है दोस्तों तो क्विक डिसीजंस लेने पड़ेंगे और भारत के अगर आर्म्ड फोर्सेज को अगर वॉर रेडी रखना है तो चाहे वो भारत के अंदर हम आत्मनिर्भर बन जाए और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें उन वेपन सिस्टम्स को बाहर से परचेज कर लेना चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।